हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई क्लास 12 की सोशियोलॉजी चैप्टर है हमारा सेकंड, भारतीय समाज की जनसंख्या संरचना। मैं आपको अपनी इस वीडियो में सारा सिलेबस करवा दूंगी सोशियोलॉजी का फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का। मैं आपको करवा रही हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर सीयूटी एग्जाम के लिए। मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के रखे हैं आपके लिए, जो कि सीयूटी के एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस है। तो मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मैं इस वीडियो में पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस करवा दूंगी, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा दूंगी आपको। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा शिक्षा का अभाव ना होना, दूसरा बाल विवाह होना, तीसरा गरीबी, चौथा इनमें से सभी। तो ये सारे के सारे ही हैं उच्च जन्म दर का जिम्मेदार, ये सारे के सारे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 पे टिक करा हुआ है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको जो जो चैप्टर करवाऊंगी मैंने उसमें से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के बनाए हैं अपने हाथों से ही। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर सीयूटी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत की वर्तमान आबादी कितनी है। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा 50 करोड़ है। ठीक है, तो मैंने टिक कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें पूछा भारत के किस प्रांत में लिंग अनुपात स्त्रियों के पक्ष में है। तो ऑप्शन हमारा जो 4 है केरल, वो उसका आंसर है। आप देख सकते हैं, टिक कर रखा है मैंने। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 933% है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा है भारत में सभी अभी लगभग कितना प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। तो जो अभी जो है भारत में कितने लोग हैं जो गांव में रहते हैं, तो उनका हमें परसेंट बताना है। तो ऑप्शन जो 3 है हमारा 72% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। तो मैंने टिक लगा रखा है, आप देख सकते हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें पूछा है गांव से लोगों का शहर की ओर आना और शहरी मूल्यों को अपनाने को क्या कहते हैं। तो जो इसका जो आंसर है वो हमारा सेकंड है, नगरीकरण। अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें पूछा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है 8.8%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टिक लगा रखा है मैंने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की वृद्धि का कारण है। तो जो जनसंख्या की वृद्धि का जो कारण है वो है अशिक्षा, शिक्षा ना होना, निधनता, ठीक है, धार्मिक मतवाद, अफोरता, ये सभी। तो जो उसका जो आंसर है हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सभी चैप्टर्स के मैं 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करवा रही हूँ जो भी करवा रही हूँ। तो अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम वो करेंगे। इनके जो आंसर्स है वो मैं आपको साथ ही साथ टिक करवाते जाऊंगी, मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए सीयूटी की तैयारी करवा रही हूँ यहाँ पे अपने चैनल पे। और आपको मैं करवा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड हिंदी लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। तो जितने भी अभी सब्जेक्ट के मैंने आपके आगे नाम लिए, मैं उन सभी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करवा रही हूँ फॉर सीयूटी एग्जाम के लिए। तो मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम ये करवा रहे हैं। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें है भारत के किस संप्रदाय में मामा की भूमिका संतानों के जीवन में पिता से अधिक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी इसका आंसर है, आप देख सकते हैं उराव। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है। तो इसमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है तो हमें ये बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, औपचारिक नियम कानून। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया, मैंने डी के आगे टिक लगा दिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन जाति है। तो कौन सी जाति है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए, राजपूत।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? तो जिसका जो आंसर है वो है हमारा ए। तो ये क्या आगे मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं, मदन एवं मजूमदार। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है भारतीय जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्तरण का उदाहरण है? तो जिसका आंसर है वो है हमारा ए, बंद स्तरण। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन जाति की विशेषता है? तो इसमें से कौन जाति की विशेषता है? तो ये सारी की सारी जाति की विशेषता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा डी। तो आप देख सकते हैं, पहला क्या है, खंडात्मक विभाग, दूसरा है अंतर विवाह, तीसरा है छुआछूत एंड चौथा है ये सभी। तो इसका जो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछे गए इनमें कौन संयुक्त परिवार की परिभाषा पीढ़ी के आधार पर दिया है? तो जिसका जो आंसर है वो है हमारा बी। इसका आंसर है आई.पी. देसाई। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है किस प्रांत में आदिवासियों की संख्या 50 लाख से अधिक है? तो जो इसका आंसर है वो है हमारा सी, उड़ीसा। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, केरल में पाई जाती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है जनजातीय समाज की क्या विशेषता है? तो जो इसकी विशेषता है वो है एक क्षेत्र में बसना, बी है हमारा समान भाषा, सी है हमारा अविकसित अर्थव्यवस्था, डी हमारा ये सभी। तो जिसका आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ये सभी। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है। अब मैं इसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगी। चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनजातियों के बिछड़ेपन के निम्न में से कौन एक कारक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए, अशिक्षा, शिक्षित ना होना। ठीक है, ये कारक है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें पूछा है मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जो मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, ये सारे के सारे मैंने आपकी बुक में से ही बनाया, एनसीईआरटी की बुक में से, और काफी डीपली जो पूछे गए हैं उन सब वो वैसे क्वेश्चन बनाए। ठीक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चांद बीबी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो अनुच्छेद है वो हमारा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो बी है हमारा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा। तो इसमें पूछा गया है भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है? तो मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हिंदू की जो संख्या है वो काफी कम है? तो जिसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की जो संख्या है वो काफी कम है, अल्पसंख्यक है हिंदू लोग। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछा है निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो जिसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, केरल। ठीक है। अब आता है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें पूछा है बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण है। तो क्या मुख्य कारण है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो शिक्षा। ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा है हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो जो हिंदू विवाह जो था अधिनियम वो कब पारित हुआ था? तो हमें ये बताना है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो बी है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1954 में पारित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इसमें पूछा है भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूची कब घोषित की गई? तो जिसका जो आंसर है वो है हमारा बी, सन 1935 में की गई थी। ठीक है। अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा गया है पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म में
किस धर्म से संबंधित है। जो पूर्व जन्म जो होता है तो उसकी जो अवधारणा है वो कौन से धर्म में बताई जाती है, तो वो है हमारा हिंदू धर्म। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है। तो इनमें से कौन सी है जो सामाजिक समस्या नहीं है, तो वो है आधुनिकीकरण। ठीक है, तो डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डी के आगे मैंने टिक लगा दिया है। अब स्टार्ट होता है हमारा 6th चैप्टर। चैप्टर का नाम है संस्कृति विविधता की चुनौतियां। ठीक है, तो जो इसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो करवाती हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें पूछा गया है किसने यांत्रिक एकता एवं सवयवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा दुर्खिम। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें पूछा गया है क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण है। क्षेत्रवाद तो आपको पता है क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। तो जो इसका जो मूल कारण जो हो गया समस्या का, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा आर्थिक विभिन्नता। ठीक है, तो इसका जो ए वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग एक काम करेंगे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको मेरे को कमेंट में बताना इसका आंसर। क्षेत्रवाद यहाँ पे लिखती हूँ फिर से, क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। तो आपको मुझे बताना है क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको मेरे को इसे कमेंट करके बताना है इसका आंसर। मोस्टली बच्चों को आई थिंक पता ही होगा क्षेत्रवाद किसे कहते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि क्षेत्रवाद किसे कहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो आपने जो कमेंट करके जो मुझे बताया है आंसर वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है भारत में कितनी भाषाएं हैं। तो ये आपको पता ही होगा, ये काफी जनरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस होते हैं। तो जो भारत में जो भाषाएं हैं वो है हमारी 179। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें पूछा है पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बना। तो जो पंजाब और जो हरियाणा था ये अलग अलग राज्य कब बना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मेरे को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो आपको मेरे को इसका आंसर कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछा है भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है हमारा डी। चुनाव आयोग जो होता है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें पूछा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो जो इसका जो अर्थ है वो है हमारा विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व। ठीक है, बी है हमारा अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा। सी हमारा राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। ठीक है, डी हमारा इनमें से सभी। तो जो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो ये सारे ही है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पूछा है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें पूछा गया है भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है। तो जिसका जो आंसर है वो है हमारा सी, राजनीतिक स्वार्थ। ठीक है, तो राजनीतिक स्वार्थ है इसका आंसर सी। तो आप देख सकते हैं मैंने टिक लगा दिया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा गया है जातिवाद के विकास का मुख्य कारक है। ये सभी है। ठीक है, नगरीकरण, औद्योगिकरण और राजनीति। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो गया हमारा डी हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर जो 9 लिखा था वहां पे थोड़ी स्पेस नहीं थी, तो मैंने
क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ही लिख दिया है, तो यहाँ पे जगह थी, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देती हूँ और अपने इसमें क्वेश्चन में। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है भारत में निम्न में से कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है। तो जो इसका आंसर है, ये डी इसका आंसर है, ठीक है। जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मता, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी हो गया। तो डी के आगे मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने सेकंड बुक में, ठीक है। जो अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर करवाए थे, हमारे थी फर्स्ट बुक में से करवाए मैंने आपको, ठीक है। अब आती है हमारी सेकंड बुक, जो चैप्टर नंबर जो 7 है, संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो मैं आपको उसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है। तो जो इसका जो आंसर हो गया वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। तो जिसका जो आंसर है वो है हमारा बी, बार्गल ने कहा था, ठीक है, कि जो नगरीयता जो है वो एक जीवन पद्धति है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा बी है, आप देख सकते हैं, टिक लगा दिया है मैंने बी के आगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें पूछा गया है 1995 में भारत में मालिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। तो जिनकी जो संख्या थी वो थी हमारी 450, ठीक है, लाख। तो आप देख सकते हैं 20 का आंसर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें पूछा गया है भारत में औद्योगिकरण लगभग कितने वर्ष पुराना है। तो जो औद्योगिकरण जो है वो भारत में कितने वर्ष पुराना है, हमें ये बताना है। तो वो जो है हमारा आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, 100 वर्ष पुराना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछा है यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। जो यूरोप और जो अमेरिका है उनकी जो सभ्यता है उसमें जो परिवर्तन जो हुए तो उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है उपनिवेशवाद, ठीक है। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, उपनिवेशवाद। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को कहते हैं नगरीकरण, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी और सी हो जाएगा इसका आंसर नगरीकरण, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शहरीकरण का लक्षण क्या होता है। शहरीकरण के जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं। तो वो होता है हमारा व्यापार में विकास होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ए के आगे मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है पर संस्कृति का संबंध है किससे होता है। पर संस्कृति का संबंध तो वो होता है संस्कृति से होता है, ठीक है, संस्कृति से होता है। तो इसका जो आंसर है हमारा सी हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा परंपरा, ठीक है, परंपरा कारक नहीं है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है आधुनिकीकरण संबंधित है किससे संबंधित है, अर्जित परिस्थिति से, ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है संस्कृति परिवर्तन, ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन। तो जो इसका क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, इसमें पूछा गया है मूल शंकर किसके बचपन का नाम था। जो मूल शंकर जो था वो किसके बचपन का नाम था। तो वो तो स्वामी दयानंद, ठीक है। तो जिसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्वामी दयानंद। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। इसमें पूछा गया है सर्वोदय शब्द किसकी देन है। तो ये जो सर्वोदय जो है ये देन है हमारे गांधी जी की, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें पूछा है भारत में निम्न प्रांतों में किसमें पश्चिमीकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, ठीक है। तो सबसे पहले जो पश्चिमीकरण जो था, पश्चिमीकरण की सभ्यता जो थी वो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई। तो वो हुई थी हमारी पश्चिमी बंगाल में, ठीक है।
पश्चिमीकरण जो था वो सबसे पहले बंगाल ने अपनाया था, पश्चिमी बंगाल ने अपनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें पूछा है निम्नलिखित में किसने सत्यरोधक समाज की स्थापना की। तो सत्यरोधक जो समाज जो था उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा बी हो जाएगा, ज्योतिराव फूले। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो जिसका जो आंसर है वो है हमारा M.N. श्रीनिवास, इनके द्वारा अवधारणा दी गई है संस्कृतिकरण की। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है आत्मसम्मान आंदोलन के प्रठोता कौन थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो रामास्वामी नायकर थे, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी हो जाएगा, रामास्वामी नायकर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है इनमें कौन राष्ट्रवादी थे, इनमें से ऐसे कौन थे जो राष्ट्रवादी थे। ठीक है, तो ये जो तीनों जो लोग थे, ठीक है, ये तीनों के तीनों ही राष्ट्रवादी थे, तो जिसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये सभी लोग थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक थे, मदन मोहन ये भी थे, जवाहरलाल भी थे, ठीक है, नेहरू जी भी थे, तो इसका आंसर डी है हमारा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा है मुस्लिम समाज में व्यापक पैमाने पर सुधार आंदोलन कार्य किसने किया। ठीक है, तो ये जो आंदोलन जो था वो किया था हमारे सैयद अहमद खां। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई थी। ठीक है, तो किसने उठाई थी सर्वप्रथम आवाज सती प्रथा के, तो उठाई थी हमारा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इन्होंने उठाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है ग्रामीण समाज में विकास या परिवर्तन। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है। तो जो ग्रामीण समाज की जो विशेषता है वो कृषि व्यवस्था है। ठीक है, व्यवसाय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा। तो ये सबसे सफल जो भू सुधार जो कार्यक्रम था वो सबसे सफल रहा था हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा सी हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन नंबर है अब हमारा। इसमें पूछा गया है हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है। तो कौन है, तो इसका जो मुख्य कारक है रासायनिक खाद और बीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा हो जाएगा बी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है हमारा 1961 में पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में पूछा है जीवन जीने के लिए आवश्यक रोजगार या कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीविका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर है हमारा ए, जीविका। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में कितना प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है। जो भारत में हमें बताना, जो भारत में जो कृषि है उससे कितना प्रतिशत हमें मिलता है, तो वो मिलता है हमें 19। ठीक है, 19% मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब आता है अपना 7 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा गया है गहन कृषि जिला कार्यक्रम आरंभ किया गया। ठीक है,
ये कब आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 1961 में। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान है? भारत में हरित क्रांति कौन लाया था? तो वो लाए थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कितने प्रतिशत भाग आता था? तो कितना प्रतिशत भाग आता था? तो वो आता था 20%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब है हमारा 10 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसमें पूछा है हरित क्रांति का उत्प्रेक्षक कौन है? तो इसके है संकरित बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र में किसको रखा जाता है? तो वो रखा जाता है उद्योग को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें पूछा है रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो वो रखा गया है हमारा प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें पूछा है रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया है? तो वो रखा गया है हमारा द्वितीय में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है लघु उद्योग में अधिकतम निवेश कितना करोड़ है? तो वो है हमारा 1 करोड़। ठीक है, यहाँ पे करोड़ लिख देते हैं, करोड़, 1 करोड़। ठीक है, तो हम डी इसका आंसर हो गया। डी के आगे टिक लगा दी मैंने। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो वो है हमारा मिश्रित। ठीक है, मतलब कि इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो ये मिश्रित हो गया। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो मिश्रित है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें पूछा है भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो माना जाता है हमारा 1991 से माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पूछा है इनमें से कौन उदारीकरण की देन है? उदारीकरण की देन किसकी है? तो इसका जो आंसर है वैसे यहाँ पे डी है। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो जो वैश्वीकरण है, ठीक है, निजीकरण है, ये बाजारवाद है, तो ये सारे के सारे इसके आंसर है। तो डी इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, तो टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में पूछे गए निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है? तो इसका जो आंसर हो गया वो हमारा डी हो गया। ठीक है, ये सभी। तो संयुक्त परिवार का विघटन, ठीक है, महिलाओं को रोजगार, जाति प्रथा का निर्मूल होना, ठीक है, तो ये सारे के सारे ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है भारत में स्पष्ट रूप से उदारीकरण की प्रक्रिया का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो किसके शासनकाल में हुआ था? वो आता नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस दशक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था? ठीक है, तो वो हमारा दिया गया था 1960 के दशक में दिया गया था बल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर का नाम है सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो हमारा चैप्टर जो है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
इसमें पूछा गया है चिपको आंदोलन की अनुयायी जो किसने की थी, ठीक है, उसका नाम बताना है हमें इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी, ठीक है। तो आपको तो पता ही है सुंदरलाल ने की थी, तो वैसे ही काफ़ी डीपली क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी तक आपको करवाए हैं। तो हमारा आंसर है सी, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो अब आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें पूछा गया है निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से है। तो इसमें हमें नाम बताना है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा सी, इसका आंसर है शिबू सोरेन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है निम्न में से कौन महिला आंदोलन से जुड़े हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी है, ठीक है, मोहिनी गरी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन में पूछा है पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन थे। तो जिसका आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, काका कलेलकर, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें पूछा है निम्न में से कौन किसान नेता माने जाते हैं। तो इसका है आंसर हमारा बी, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इस क्वेश्चन ये इसमें पूछा गया है मान सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया। तो इसका आंसर है हमारा सी, इसका आंसर है मेधा पाटकर, ठीक है। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें पूछा है भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में शुरू हुआ था, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है ताना भारत आंदोलन संबंधित, ठीक है। तो हमें बताना है किससे संबंधित है। तो जिसका आंसर हो जाएगा जनजाति से संबंधित है, ठीक है, ताना भारत आंदोलन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें पूछा है फरवरी मार्च 2015 से किस भारतीय ने किसान आंदोलन में पदार्पण किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, अन्ना हजारे। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो जो 10 है हमारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है। तो कौन से आंदोलन से संबंधित है ये, तो आपको बताना है। तो मैंने इसका जो आंसर होगा हमारा डी होगा, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन में जो दिए गए ये नहीं है, आंसर हमारा डी होगा। इसका नाम मैंने नहीं लिखा है, आपको इसका नाम लिखना है, ठीक है। कमेंट में आप मुझे करके कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है एंड आई होप आपको इसीलिए सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कमेंट करूँगी। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस करा दिया है। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो या आपको मेरे से अलग भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सही मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपकी यहाँ पे CUT की तैयारी करवा रही हूँ। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड हिंदी लैंग्वेज की भी आपको वीडियोज़ अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।